वर्तमान केंद्रमंत्री नितिन गडकरी रेभेन्सा विवृत्ति रखुंट शुणिने। जी, प्रोफेसर संजय कुमार नायक जी, प्रोफेसर नंदा जी, सभी सम्माननीय अतिथिगण, विद्यार्थी मित्र, बहनों, भाइयों और सभी रिस्पेक्टेबल डिग्निटरीज एंड डियर फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। यह पवित्र भूमि, इस पर आज आने का मौका काफी दिनों के बाद मुझे मिला, ये मेरा बहुत परम भाग्य है। आदरणीय डॉक्टर हरे कृष्ण मेहता, इनकी 125वीं जन्म एनिवर्सरी और उसके निमित्त ये इस व्याख्यान माला का प्रयोजन हुआ है। ओडिशा के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान था। विशेष रूप से भविष्य का ओडिशा कैसे बने, उसकी उनकी एक विजन थी। विजन इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि हम अक्सर ये कहते हैं कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आंखें दान दिए जा सकते हैं पर विजन दान नहीं की जा सकती। और इसीलिए उनके व्यक्तित्व के बारे में हम सब लोगों का विशेष रूप से अभिमान है कि राष्ट्र के निर्माण में, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करने में उनने विशेष रूप से जो हीराकुंड डैम का निर्माण किया, वो अपने आप में मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। ये जो डैम है आज भी देश का सबसे 26 किलोमीटर लेंथ का इतना बड़ा डैम, ये बनाने का एक विजन उन्होंने उस समय रखा और निश्चित से ओडिशा को बाढ़ से मुक्त करने की और किसानों को पानी और इससे हाइडल पावर भी तैयार करने के लिए उसकी शुरुआत भी हुई। जिस प्रकार से वो एक लेखक थे, अच्छे साहित्यिक थे, वैसे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए भी उन्होंने विशेष रूप से प्रयास किया। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन अगर करना है तो एजुकेशन, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए आज भी मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने जिस शिक्षा संस्था की स्थापना की, उसके पीछे उद्देश्य यही था कि हमारे यहाँ के जो भविष्य के नागरिक है, हमारे युवा है, उनको अच्छी शिक्षा मिले। नॉलेज हमारी बहुत बड़ी पावर है। मैं अक्सर एक बात याद रखता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future। और इसलिए नॉलेज जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नॉलेज अलग अलग क्षेत्र में है और जिस क्षेत्र में हम अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो ज्ञान के कारण हमारी प्रगल्भता भी बढ़ती है, हमारा व्यक्तित्व भी बनता है और हमारा कर्तृत्व और नेतृत्व को भी एक दिशा नहीं मिलती, दिशा तो मिलती ही, और उसके साथ साथ उससे एक रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट भी मिलता है। और इसलिए शिक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए उन्होंने निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ नींव रखी, उसका भव्य स्वरूप आज हम सबको देखने के लिए मिलता है। जो भगवत गीता, जिसका संबंध हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत से है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि हमारे देश का इतिहास, संस्कृति, विरासत, ये जो भूतकाल का इतिहास है, इसका वर्तमान काल में इसलिए अध्ययन करना चाहिए कि भविष्य की सही प्रेरणा उस इतिहास से मिलती है। और इतिहास, संस्कृति और विरासत
हमारे साहित्य के साथ, हमारे अलग अलग प्रकार के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। भगवत गीता के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है और गीता का ये अनुवाद उड़िया भाषा में उन्होंने करके एक प्रकार से गीता को पहुंचाने की आम आदमी तक कोशिश भी की है। एक फिलोसोफर ने बहुत अच्छी तरीके से कहा है कि पर्स एंड पर्सन, व्यक्ति, पैसा और व्यक्ति, इसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण है। पर्सन एंड पार्टी, व्यक्ति और संगठन, इसके बीच में संगठन महत्वपूर्ण है। एंड पार्टी एंड फिलॉसफी, यानी व्यक्ति और सिद्धांत, वैचारिक सिद्धांत जो होते हैं, फिलॉसफी होती है, वो फिलॉसफी सबसे महत्वपूर्ण होती है। हमारे जीवन में रोज जिस प्रकार से हमको खाने के लिए रोटी चाहिए, चावल चाहिए, वो जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि नो फिलॉसफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, खाली पेट को कोई तत्वज्ञान नहीं पढ़ाया जा सकता, और इसलिए रोटी आवश्यक है। पर रोटी और चावल खाने के बाद अगर जीवन जीना है तो कैसे जीना चाहिए, किस लिए जीना चाहिए, उसका सार क्या है, ये स्वाभाविक रूप से अगर समझना होगा तो उसका संबंध जो है हमारे इतिहास के साथ है, हमारे जीवन मूल्यों के साथ, वैल्यूज। हमारे यहाँ अलग अलग राज्य है, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके रहन सहन अलग अलग प्रकार की है, पर हम अक्सर इस बात को दोहराते हैं कि अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये जो हमारी विशेषता है, साहित्य, संस्कृति, कला, इसका संबंध हमारे समाज निर्मिति से है। और समाज की जो निर्मिति होती है वो व्यक्ति से होती है, कि उसके आखिरी व्यक्तियों का समूह, इसको ही समाज कहा जाता है। और हम एक सुसंस्कृत, सुशिक्षित समाज के निर्माण करने का सपना हमने हमारे सामने रखा है। और ये सुसंस्कृत समाज अगर बनाना है तो शिक्षा का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है। और मुझे लगता है कि इतिहास, संस्कृति और विरासत से हमको वो मिलता है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब डॉक्टर मेहताब जी स्वाधीनता के आंदोलन में हमारे महाराष्ट्र के अहमदनगर जेल में थे, तो उन्होंने विशेष रूप से हिस्ट्री ऑफ ओडिशा ये किताब लिखी। ये उस समय की, देखो इतिहास तो बदलते रहता है, जो कल है वो आज नहीं, आज है वो कल नहीं, बदलते जा रहे हैं, कपड़े बदलते जाते हैं, रहन सहन बदलते जाती है, खान पान बदलते जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन होते रहता है और पीढ़ियां बदलती जाती है। जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु अटल है। ये हमारे सृष्टि का यावत चंद्र दिवाकरो ऐसा नियम है, इसके लिए कोई अपवाद नहीं है। जन्म हुआ तो मृत्यु होना भी होना ही है। और हमारे यहाँ लोकमान्य तिलक जी अक्सर एक बात कहते थे कि वो ये कहते थे कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कितने सालों तक जिया है ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो उसका जीवन किस प्रकार से उसने जिया है ये महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है यही बात उनके आदरणीय हरे कृष्ण मेहताब जी के जीवन से, उनकी विजन से, उनके कार्य कर्तृत्व से, उनके साहित्य और लेखन से हम सबको मिली है। मैं जब बचपन में स्कूल में पढ़ता था तो मराठी में एक किताब में एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी जो मुझे आज भी याद है। उसमें लिखा हुआ था फ्रंट पेज पर की थोर महात्मे होऊन गेले चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान व्हावे हात सापडे बोध करा। ये जो थोर महात्मा बन गए हैं, हो गए हैं, उनका चरित्र, उनका नॉलेज, उनकी विजन, उसका अध्ययन करना चाहिए। वो इसलिए आवश्यक है कि क्या हम प्रयास करके उनके जैसे बनने की कोशिश कर सकते हैं क्या, और मुझे लगता है यही महत्वपूर्ण है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। शिक्षा जो है
उसके जो लेटर्स हैं वो महत्वपूर्ण है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्पिरिट बिहाइंड एजुकेशन। मैं बचपन में स्कूल में एनसीसी में था, तो जब हमारे स्कूल में आखिरी दिन एनसीसी में जब एग्ज़ाम हुई तो हमारे जो प्रमुख थे एनसीसी के, उन्होंने हम सबको खड़ा करके बताया कि आपका नाम जब लिया जाएगा तो आपको सावधान खड़े होकर सावधान में खड़े रहना है और लेफ्ट राइट करके सामने जाना है। वो आपको पूछेंगे व्हाट्स योर नेम, तो आपको स्मार्टली जवाब देना है सर माय नेम इज सो एंड सो। और जब एग्जाम शुरू हुई तो हमारे में से एक विद्यार्थी गया, सैल्यूट ठोका, और जैसे उसको पूछा तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा माय नेम इज सो एंड सो। सो लेटर वो समझ गया पर स्पिरिट नहीं समझ गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्पिरिट बिहाइंड एजुकेशन। संस्कारों से व्यक्तित्व का निर्माण होता है और व्यक्तित्व के निर्माण से आदर्श व्यक्ति तैयार होता है, और आदर्श व्यक्ति जो होता है वो इतिहास में अजरामर होता है। और वही बात डॉक्टर हरे कृष्ण महताब जी के साथ जुड़ी हुई है, और आज 125वीं उनकी बर्थ एनिवर्सरी हम मना रहे हैं। और मुझे जब यहाँ आने का मौका मिला तो उनके जीवन का जो उनका कार्य कर्तृत्व था, उसकी प्रेरणा आज भविष्य में ओडिशा ही नहीं तो हमारे देश के युवाओं में आए तो राष्ट्र के पुनर्निर्माण में हम विश्वगुरु बन सकते हैं। इतनी ताकत हमारे देश में है। जहाँ तक 1947 के बाद हमारा देश जो है आज स्वाधीनता के बाद इतने सालों के बाद एक प्रगति और विकास की ओर जा रहा है। जिन जिन लोगों को अवसर मिला उन्होंने अपने अपने हिसाब से जो जो कुछ काम किया है किया ही है। पर विशेष रूप से आज जब मैं इस यूनिवर्सिटी में आया और नए जनरेशन का प्रतिनिधि हूँ, तो आगे आने वाले भविष्य का हिंदुस्तान कैसा हो, भविष्य का ओडिशा कैसा हो, ये हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। मुझे बात है याद है, हमारे एक बहुत बड़े चिंतक थे, उन्होंने कहा था कि एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट इज नेक्स्ट इलेक्शन एंड एवरी सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्मर थिंक्स फ्रॉम सेंचुरी टू सेंचुरी। राष्ट्र के निर्माण का विचार जो होता है वो 100 साल तक करना पड़ता है। पीढ़ियाँ आती है, बदलते रहती है, और इसलिए आज हमें आने वाले समय में विश्व में सबसे पहले नंबर पर पहुंचने का उद्देश्य हमने सामने रखा है। और ये पूरा करने में हमने क्या क्या करना चाहिए, क्या करना आवश्यक है, इसका आप जैसे लोगों के सामने मैं अपनी कुछ सोच रखने की कोशिश करूंगा। मैं विश्वास के साथ आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी उस दिशा से प्रयास कर रहे हैं, और ये सब सामूहिक प्रयासों से एक उद्देश्य को हासिल करने की हमारी कोशिश है। आज हमारे देश में जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है वो अगर किस सेक्टर में कितना कौन कंट्रीब्यूट करता है, ये अगर देखा जाएगा तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 22 से 24% है। अगर हमारे देश में जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन 52 to 54% है, और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर, उसका कंट्रीब्यूशन ये 14% है। एक समय जब महात्मा गांधी जी कहते थे कि हमारा देश गांवों में बसता है, और आज स्थिति ऐसी है कि 1947 के बाद आज तक 30% पॉपुलेशन गांव छोड़कर शहर की ओर आ गई है। ये खुशी से नहीं आई है, ये मजबूरी से आई है। रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल, फॉरेस्ट, जंगल, इस क्षेत्र में भी पोटेंशियल है और उसको प्रायोरिटी देने की आवश्यकता है। और इसलिए आने वाले समय में हमारे एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अगर देश के विकास में अगर 22% होगा
तो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, भुवनेश्वर में जो लोग गांव से आ रहे हैं वो गांव से गांव छोड़कर शहर में नहीं आएंगे। हम स्मार्ट शहर बना रहे हैं, उस समय स्मार्ट विलेज बन जाएंगे। हर गांव में जाने के लिए रोड बनेगा। मुझे याद है कि मैं 32 साल का था, मंत्री था महाराष्ट्र में, तब मुझे अवसर मिला मुंबई में वो वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट है, समुद्र में आपने देखा होगा, और 55 फ्लाईओवर और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, ये सब बनाने का मुझे सौभाग्य मिला। और जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक बार मुझे बुलाया और मुझे कहा, ये तुम तो शहर में काम कर रहे हो, मैं तुमको एक काम सौंप रहा हूँ। तो मैंने कहा बताइए। तो बोले हिंदुस्तान में 6.5 लाख गांव है, इनको मजबूत रोड से जोड़ने वाली योजना तुम तैयार करो। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने 6-7 महीने खूब मेहनत की। नाबार्ड के चेयरमैन थे, बड़े बड़े अधिकारी मेरे साथ थे, और वो पूरा रिपोर्ट तैयार करके मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को सौंपा। और वो जो रिपोर्ट सौंपा था, उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि अनेक गांव ऐसे थे कि जहां के बच्चे स्कूल में बरसात के दिनों में जा नहीं सकते। अनेक गांव ऐसे थे जहां किसान अपना फल, फूल, सब्जी, दूध गांव तक नहीं पहुंचा सकता था। पहली बार ये कार्य का शुभारंभ हुआ। when appropriate vision, appropriate planning और appropriate implementation होता है तो फिर उस समय अनेक गांवों को कंक्रीट रोड बने। मुझे लगता है कि आज अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कार्य किया वो ग्रामीण विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण था, और मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे वो कार्य करने का मौका मिला। आज तो मुझे बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के मौके मिले। 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए, मेरे कारण नहीं हुए। हमारे इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स सब ने मिलकर जो मेहनत की उसके कारण बने। और मैं तो बहुत बार श्रेय मुझे मिलता है मंत्री होने के नाते, पर वो मेरा श्रेय नहीं है। उन हजारों लाखों लोगों ने रात दिन मेहनत परिश्रम करके काम किया, उसका वो परिणाम। मैं तो मुझे बताते हुए भी अच्छा नहीं लगता कि 75 में इमरजेंसी लगी। मैं हायर मैट्रिक का स्टूडेंट था, तो वो आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ था, तो मैं इमरजेंसी के खिलाफ काम करने लग गया। मेरे परिवार की इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं। मेरे बहनों एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, डॉक्टर काकोडकर जी के साथ थे बीआरसी में। दूसरे मेरे दामाद थे, वो मैनेजिंग डायरेक्टर निप्पा पेपर मिल में थे। सबकी इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं, माँ की इच्छा थी। और मेरा दुर्भाग्य ऐसा कि इमरजेंसी के उस काम में मैं पीछे लग गया और मेरा मैट्रिक का परसेंटेज 52% आया और साइंस ग्रुप का 49.26% आया। तो 50% के ऊपर अगर मार्क नहीं होंगे तो इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए क्या ये नहीं होता, क्वालिफाई नहीं होता, तो मैं डिस्क्वालीफाई हुआ। अब मुझे 11 डिलीट्स मिली है, डॉक्टरेट मिली है, और अभी कल ही और एक मिली 12वीं, पर मैं अभी डॉक्टर नहीं लगा था। तो एक ने मुझे पूछा, आप इतना डॉक्टरेट मिले, आप डॉक्टर क्यों नहीं लगाते? तो मैंने कहा जो आदमी इंजीनियर नहीं बन पाया वो डॉक्टर कैसे बना, ये कोई पूछेगा तो मैं कैसे जवाब। पर मेरी जो डिलीट्स मुझे मिली है 6 कृषि विज्ञान में मिली है। मैं गांव, गरीब, मजदूर, किसान में ज़्यादा काम करता हूँ। जैसे उड़ीसा में कुछ सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कालाहांडी जैसे, वैसे हमारे यहाँ भी 10,000 से ज़्यादा किसानों ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में आत्महत्या की। तो मैंने तय किया कि मैं उसमें काम करूँगा। तो मैं ज़्यादातर वाटर कंजर्वेशन में काम करता हूँ। और मैं आपको सबसे पहले एक जरूर छोटा सा मंत्र बताता हूँ, वो जरूर उसको करिए। 1000 हमने बहुत बड़े लेक बनाए और नदी नालों का खोलीकरण, रुंदीकरण किया।
मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 350 एकड़ इरिगेशन था, वहाँ 36 तालाब फुकट में बना दिए। और ये कैसे बना मैं आपको बताना चाहूँगा, जो उड़ीसा के लिए बहुत उपयोगी होगा। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में। आप देखिए, आप क्या अपने आप बहुत से लोग नौकरी करते हैं, कोई टीचर होंगे, प्राध्यापक होंगे, उनको हर महीने में तनख्वाह मिलता है। वो क्या करते हैं कि अपनी सैलरी में से कुछ पैसा डिपॉजिट करते हैं, और रिटायर्ड होने के बाद जब उनको प्रोविडेंट फंड का पेंशन सब पैसा मिलता है, तो बैंक में ब्याज से रखकर फिर रिटायर्ड लाइफ में उस ब्याज पर उनको पैसा मिलता है और अपना उदर निर्वाह करते हैं। मैं वही बात कह रहा हूँ कि पानी ऐसा आता है, उड़ीसा में इतने बाढ़ आते, कितनी बर्बादी होती है। मैं बचपन से पढ़ते आया हूँ। मैं जब वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो मैंने ये बाढ़ प्रोटेक्शन का प्रोग्राम बनाया था कि भाई ये पानी जो ये जमीन में डिपॉजिट नहीं कर सकते क्या पानी डैम तालाब में स्टोरेज नहीं किया जा सकता क्या? अगर ये करते जाएंगे तो शायद ये संभावना नहीं आएगी, एक बेसिन का पानी दूसरे बेसिन में जा सकता है। मैंने आंध्र प्रदेश में मेरे कार्यकाल में जल संसाधन मंत्री था, तो एक पोलावरम करके डैम बनाया 60,000 करोड़ का, अभी वो लगभग पूरा हुआ है। वो पोलावरम जो है, उसके बाद गोदावरी का 1300 टीएमसी पानी समुद्र में जाता है, और पानी के झगड़े चल रहे हैं। मैं जब मंत्री बना तो करीब 1970 से 23 झगड़े थे राज्य राज्य में। तो मैं सब मुख्यमंत्री जी को बुलाता था, चाय पानी करने के बाद चर्चा में मैंने दरवाजा बंद किया, तुम जब तक सॉल्यूशन नहीं निकालोगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, मैं दरवाजा ही नहीं खोलूंगा। 17 विवाद तो निपटा दिए। पर मुझे एक बात का आश्चर्य लग रहा था कि जब भारत को स्वाधीनता मिली और हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों राष्ट्र तैयार हुए, तब 3 नदियां भारत को मिली और 3 नदियां पाकिस्तान को मिली। और पाकिस्तान को जो नदियां मिली, उसका पानी, भारत के अधिकार का पानी जो था, जो 3 नदियां भारत को मिली, उसका पानी ये पाकिस्तान में जा रहा था। तो मैंने कहा कि ये पानी हमारे अधिकार का है, ये तो हमारा लिखित एग्रीमेंट है, ये पानी रोक कर मैं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को दूंगा तो कितना बड़ा पानी मिल जाएगा। मैंने उस काम का शुभारंभ किया, और जैसे आपका ये बहुत बड़ा डैम बना है, उसी प्रकार हीराकुंडा, वैसे वहाँ एक बहुत बड़ा डैम जो है हमारे पंजाब हरियाणा में जो बना है, उसके बाद में वहीं से कैनाल बना, इंदिरा कैनाल कहते हैं उसको, और उसमें पूरा कैनाल फूटा हुआ था। तो फिर हमने निर्णय किया कि इसको हम लोग कॉन्क्रीटिंग करेंगे उसका, और जब कॉन्क्रीटीकरण किया, 2,500 करोड़ रुपए खर्चा हुए, तो राजस्थान के 7 डिस्ट्रिक्ट को पानी मिला। पानी ये इतना आवश्यक है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना व्यक्ति के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, उतना पानी आवश्यक है। मैं अभी मेहताब जी से कह रहा था कि मैं थोड़ा सा रिसर्चर तो नहीं हूँ, पर मेरे पास एक मशीन है। आप नागपुर में आइए तो मैं आपको पानी पिलाऊंगा, हवा से पानी तैयार होता है। मैंने उसके साथ उसके 3-4 दोस्तों को इकट्ठा करके मैंने कहा कि मैं आपको मदद करता हूँ, आप मशीन तैयार करिए। तो मेरे पास अभी हवा में तैयार करने वाली मशीन है, एक वो है और दूसरी तैयार हुई है। और मैंने उनको ये कहा कि मैं नागपुर जाने के बाद हवा से पानी तैयार करने वाली मशीन आपकी यूनिवर्सिटी को डोनेट कर दूंगा। 100% प्योर पानी। देखो, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इम्पॉसिबल वर्ड इसमें ही लिखा हुआ है, आई एम पॉसिबल। लो एम इज क्राइम। और कभी डरना नहीं चाहिए, कभी भागना नहीं चाहिए। मैं जब शुरुआत में स्टूडेंट लीडर था यूनिवर्सिटी का, तब हमारी हालत पॉलिटिकली बहुत खराब थी।
न रिकग्निशन था, न रिस्पेक्ट था। हम साइकिल रिक्शा पे अनाउंसमेंट करते थे तो पत्थर मारते थे लोग, हालत बहुत खराब थी। तो मेरे एक मित्र थे, वो बड़े विद्वान थे, डॉक्टर श्रीकांत जिचकर करके, वो वर्ल्ड देश में सबसे ज़्यादा डिग्रियाँ मिली थी उन्हें। तो उन्होंने एक दिन मुझे कहा, नितिन यू आर ए गुड मटेरियल बट इज बैड पार्ट, तो मैं कांग्रेस में आऊँ। मैंने कहा मेरे विचारों का मेल नहीं खाता तो मैं कैसे आऊँ, जो होगा सो होगा, मैं नहीं आऊँ। और आपको मैं बताता हूँ कि उस समय उन्होंने मुझे एक किताब दी। वो किताब थी अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन की जीवनी थी, और वो मैं जब पढ़ रहा था तो उसमें एक वाक्य मुझे पढ़ने के लिए मिला। उस वाक्य ने मुझे जीवन में बहुत प्रेरणा की, और वो आप भी याद रखिए, निराश मत हुई कभी। आपको मालूम होगा उस समय वाटरगेट नाम का कांड हुआ था अमेरिका में, और रिचर्ड निक्सन साहब को रिजाइन करना पड़ा। और रिजाइन करना पड़ा तो स्थिति ऐसी आई कि वॉशिंगटन में कहीं किस एरिया में उन्होंने घर लिया था, तो वहाँ के सोसाइटी ने ऑब्जेक्शन लिया कि आप यहाँ नहीं रह सकते। इतना जनक्षोभ उनके खिलाफ था। तो उस समय उन्होंने लिखी हुई किताब है, और उस किताब में उनका एक वाक्य था कि मैन इज नॉट फिनिश व्हेन इज डिफीटेड बट इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। लड़ाई में हारने के बाद कोई समाप्त नहीं होता, पर जब युद्धभूमि छोड़कर भाग जाता है तब वो समाप्त होता है। लाइफ इज ए गेम ऑफ कंपल्शन, कॉन्ट्राडिक्शन है, अड़चने है, समस्या है, लड़ना पड़ता है, परिस्थितियां बदलते रहती है, और जो लड़ते हैं वही जीतते हैं। मैं बहुत बार एक बात को दोहराता हूं कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, and there are some people who convert opportunities into the problem.